Good morning children. In our previous video, I had explained about the why do we need a parliament, decision making power and people and their representative and the role of the parliament. So today I will discuss functions of the parliament. कि parliament के क्या functions होते हैं. In our previous video, I had explained about that parliament has two bodies, Lok Sabha and Rajya Sabha. लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव हम खुद चुनते हैं उनको एज अ डायरेक्ट इलेक्शंस के रूप में, एंड राज्यसभा में होता है इनडायरेक्ट इलेक्शंस, जो हमारे स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स उन्हें चूज करते हैं. इसी में मैंने आपको ये भी बता दिया था कि टोटल जो मेंबरशिप होती है उसकी, अगर हम लोकसभा की बात करें तो 545, in which 543 members from the states and 2 members from the Anglo-Indian community. Anglo-Indian community भी मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या होता है. ठीक है. ऐसे ही अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से यहाँ पर 25 मेंबर्स चूज होकर जाते हैं, यानी कि पूरे एरिया को हम एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं. ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव अ 1 मेंबर. ठीक है. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर चुना जाता है. वो कोई भी कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज का व्यक्ति हो सकता है, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू जो भी व्यक्ति खड़ा होगा हर एक, और किसी भी पार्टी का मेंबर हो सकता है. जरूरी नहीं है किसी बीजेपी के मेंबर हो या जरूरी नहीं है सिर्फ कांग्रेस के मेंबर हो, किसी भी पार्टी के मेंबर चूज हो सकते हैं. तो इतना मैंने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे पिछली वीडियो में मैं दे चुकी थी. अब आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट. फर्स्ट पार्लियामेंट इज इमेंस पावर. ठीक है. प्लस लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों मिलकर ही पार्लियामेंट बनती है, जिन्हें हिंदी में संसद भी कहते हैं. अब बेसिकली इनके फंक्शंस क्या है, पार्लियामेंट कैसे काम करती है. टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. तो फर्स्ट टास्क इज द पार्लियामेंट इज सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. अब पिछले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि किस तरह से इलेक्शंस होते हैं. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर चूज होकर आते हैं. अब कौन करेगा टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट. हमें नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है, पहली चीज तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे हम नेशनल गवर्नमेंट बोलते हैं. और इसके लिए जो मेंबर्स आफ्टर इलेक्शन जो मेंबर चूज होकर जाते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. यानी कि पार्लियामेंट के मेंबर जो जनता ने अपने बिहाफ पर अपने लिए चूज करे हैं. आफ्टर लोकसभा इलेक्शन अब क्वेश्चन आ गया, रिप्रेजेंटेटिव हमने चूज करके भेज दिया. अब क्वेश्चन आएगा हु विल फॉर्म गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट कौन बनाएगा. अब बहुत सारी सपोज हमारे यहाँ पर पार्टियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट कौन फॉर्म करेगा, तो गवर्नमेंट फॉर्म करेगा. इसके लिए आपकी बुक में एक लिस्ट भी दी गई है. देखो, सबसे पहले तो पार्टी हैविंग मेजोरिटी, जो जिस पार्टी को सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलेगी. अगर हम 545 सीट है हमारे पास में, तो 272 सीट्स एक पार्टी के लिए गेट्स करना जरूरी है, तभी वह पार्टी मेजोरिटी पार्टी मानी जाएगी. अगर आपकी बुक में एक लिस्ट दी है 2014 के इलेक्शंस की, आप देखिए उसमें बीजेपी को 282 सीट्स मिली है. इट मींस बीजेपी हैज ऑलरेडी गेट द मेजोरिटी. बीजेपी ने मेजोरिटी हासिल कर ली है. अब उसे किसी और से मेजोरिटी की आशा नहीं है. तो एज अ प्रेसिडेंट बीजेपी का लीडर, जो बीजेपी अपना एक लीडर बनाएगी कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उस लीडर को प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे कि आइए और अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए. इस तरह से क्या बनेगी गवर्नमेंट. पार्टी हैविंग मेजोरिटी फॉर्म गवर्नमेंट, ठीक है, पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी. सेकंड लार्जेस्ट पार्टी ऑपोजिशन. अब ये तो हो गई हमारी मेजोरिटी पार्टी. अब उसमें कांग्रेस देखो, आप दूसरी सेकंड पार्टी आपको कांग्रेस नजर आएगी, तो अब कांग्रेस ऑपोजिशन में बैठेंगे, यानी विरोधी पार्टी. ये तो हो गई कौन सी, रूलिंग पार्टी, और वो कहलाएगी ऑपोजिशन पार्टी. ऑपोजिशन पार्टी का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे कीप वॉच ऑन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज. वो हमेशा गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर वॉच रखते हैं कि गवर्नमेंट अपना काम किस तरह से कर रही है. अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाए, इफ नो पार्टी गेट्स मेजोरिटी, कि अगर किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली हो, व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा. तो इसी में आपके एक और टेबल दी हुई है 2009 के इलेक्शंस की. उसमें देखो आप, ना तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिली है, ना ही बीजेपी को मेजोरिटी मिली है. ठीक है. बट कांग्रेस की सीटें बीजेपी से क्या है, ज्यादा है. अब कांग्रेस क्या करेगी, अब दूसरी बहुत सारी पार्टियां देखो आप, किसी को 9 मिली है, किसी को 16 मिली है, किसी को 4 मिली है, किसी को 8 मिली है, किसी को 2 मिली है, किसी को 6 मिली है. अब ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को मेजोरिटी पार्टी घोषित करने के लिए इन सारी पार्टियों से क्या करेगी,
नेगोशिएशंस करेगी, यानी उनसे वार्तालाप करेगी कि आइए आप हमारी पार्टी को क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। एज ए लीडर जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, सपोज वो तो हमारी पार्टी का होगा, लेकिन हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि आपकी पार्टी का कोई ना कोई मेंबर हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाएंगे, यानी अपनी एग्जीक्यूटिव में शामिल करेंगे। इस तरह से जब इनके पास ये सपोर्ट हो जाएगा तो देन फॉर्म द कोलिशन गवर्नमेंट, जिसे हम बोलते हैं मिली जुली सरकार, जो हमारे 2009 में बनी थी। तो ये तो हो गया कि कौन फॉर्म करेगा गवर्नमेंट को। देन आता है सेलेक्ट द एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल करेगी, प्ले करेगी, उसे कौन सेलेक्ट करेगा, तो जो रूलिंग पार्टी होगी उसका जो लीडर होगा उसे चूज करेंगे एज अ पीएम। वो हमारा क्या बनेगा, प्राइम मिनिस्टर। देन प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट द अदर मिनिस्टर्स या अदर एग्जीक्यूटिव, कहां से, आपके पार्लियामेंट से, और उनसे क्या बनेगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्या किए जाएंगे, पोर्टफोलियोज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसी को फाइनेंस, किसी को होम, किसी को फॉरेन, किसी को एजुकेशन। ऐसे मिनिस्टर्स में इन एग्जीक्यूशन होगा, यानी कामों का बंटवारा होगा। अब ये तो समझ आ गई आपको लोकसभा की वर्किंग है पूरी, ठीक है। ये सारा काम कौन करेगी, लोकसभा करेगी। लोकसभा में जिस पार्टी का लीडर मेजोरिटी हासिल करेगा वही पार्टी का लीडर पीएम बनेगा और वही अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को फॉर्म करेगा और एज अ एग्जीक्यूटिव के रूप में काम करेगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि वर्किंग ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा क्या करेगी, राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स। ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है इसमें। इसके इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, यानी कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आपने देखा होगा कि 2 बार इलेक्शन होते हैं, एक आपके स्टेट के लिए और एक बार आपके नेशनल के लिए। तो जो स्टेट के होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए हम अपने मेंबर्स, विधायक जिनको हम बोलते हैं, चूज करके भेजते हैं। वही विधायक अपने में से राज्यसभा के लिए मेंबर्स क्या करते हैं, चूज करते हैं, और वही मेंबर्स अलग अलग स्टेट से उनकी संख्या अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन हमारा है 10 मेंबर्स का। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गए, लेजिस्लेटिव इनको फॉर्म करेगी। अब कोई भी बिल अगर लोकसभा से पास किया जाता है, डिबेट और डिस्कशंस हो गए, उसके बाद में लोकसभा उसे राज्यसभा में पास करती है, तो राज्यसभा में भी डिबेट और डिस्कशंस होता है। देन वो अपने भी रिकमेंडेशन, सुझाव भेज सकते हैं, तभी कोई बिल क्या हो सकता है, पास हो सकता है। तो आई थिंक आपको ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, की नेशनल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होती है। अब हम करेंगे सेकंड फंक्शन, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल गवर्नमेंट हमने चूज करके भेजी, इट मींस गवर्नमेंट जनता के प्रति क्या है, रेस्पॉन्सिबल है। लेकिन इस गवर्नमेंट के वर्क पर कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ए से कंट्रोल होएगा इस पे, टू आस्क द क्वेश्चन। इसके लिए होता है क्वेश्चन आर होता है। अब ये क्वेश्चन आर क्या होता है, क्वेश्चन आर इज अ वे, ये क्या है, एक वे है, एक तरीका है जिससे आपकी अपोजिशन पार्टी आपकी रूलिंग पार्टी पर क्या करती है, कंट्रोल रखती है। तो विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, इट इज अ वे टू विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। अब बेसिकली तो इसमें पार्लियामेंट में लीडर्स कौन होते हैं, रूलिंग पार्टी के, लेकिन जो अदर होंगे, जो अपोजिशन पार्टी में आ गए, वो सब इनके कामों पर क्या रखेंगे, कीप वॉच ऑन देम, इनकी पॉलिसीज को हमेशा क्या करते रहेंगे, आर्ग्यू करते रहेंगे। तो देखो ये क्या कर रहे हैं, दे कैन हाईलाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द पॉलिसीज, ऑपोजिशन प्लेज ए क्रूशियल रोल। हमेशा ऑपोजिशन इस फिराक में रहता है कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज लॉन्च करी है उस पॉलिसीज में वो क्या निकालते हैं, कमियां निकालते हैं और उनसे सुधार की आशा करते हैं। इनकी पॉलिसीज से रिलेटेड इनसे कोई भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और इन्हें क्वेश्चन का आंसर उन्हें देना ही होता है। जैसे एग्जाम्पल बजट, आज हमारा फाइनेंस मिनिस्टर बजट को पास करता है, लेकिन वो पहले पार्लियामेंट की सहमति से, पार्लियामेंट ये जानना चाहती है कि आपके पास कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी आपकी सेविंग है, कितना आपका पैसा है, उसे आप किस तरह से खर्च करोगे। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट पर भी पार्लियामेंट क्या रखती है, कंट्रोल करती है। इसके बाद में आता है वैल्यूएबल फीडबैक एंड कीप इट्स ऑन टॉयज। अब क्या होता है कि विद दिस गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक, इससे गवर्नमेंट को क्या मिलते हैं, अच्छे अच्छे फायदेमंद फीडबैक मिलते हैं कि उनकी पॉलिसीज रन कर रही है, वो वेलफेयर का काम कर रही है या नहीं कर रही है। इससे इन्हें और साथ ही गवर्नमेंट चौकन्नी भी रहती है कि कहीं हमारी पॉलिसीज की कोई क्रिटिसाइज नहीं हो जाए, हम अपने आप को सत्ता से ना खो दे। इसलिए हमेशा रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिसीज को एक
बोल सकते हो आप, एक सही दिशा में लेकर चलने के लिए अग्रसर रहती है, ताकि कोई भी उस पर कोई प्रकार का कमेंट ना कर सके। इन द मैटर रिगार्डिंग पार्लियामेंट अप्रूवल इन द, क्या होता है, क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। अब एमपीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, सारे एमपीज हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। दे प्ले क्रूशियल रोल्स टू कंट्रोलिंग, किस पर, गाइडिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट, जो हमें हम तक पहुंचाते हैं कि किस तरह से इस पे कंट्रोल करते हैं, क्या इंफॉर्मेशन है, ये हमें आसानी से प्राप्त होती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज लॉ मेकिंग। इसमें आपकी बुक में वैसे प्राइमरी फंक्शंस होता है किसी भी पार्लियामेंट का, क्या, लॉ मेकिंग, यानी लेजिस्लेचर का एक प्राइमरी फंक्शन है लॉ मेकिंग करना। अब इस पर आपका एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, इसलिए मैं इसे आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चे, कि हमारे यहाँ पर दो तरह के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बट मनी बिल ओनली इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। अब एक ऑर्डिनरी बिल सपोज अगर राज्यसभा ने पारित किया हो या लोकसभा ने पारित किया हो, इट सेंड टू द अनदर, किसमें, अनदर ग्रुप में या अनदर हाउस में भेजा जाता है। पूरे डिबेट डिस्कशंस के बाद अपनी 2/3 मेजोरिटी से जब पास हो जाता है, उसके बाद ही वो दूसरे सदन में जाता है। दूसरे सदन में भी वापस पर डिबेट एंड डिस्कशंस होते हैं और अपने वो कुछ रिकमेंडेशंस भी दे सकते हैं। अब वो फर्स्ट सदन की मर्जी होती है जिसने उसे लागू किया है या भेजा है कि वो उसे माने या ना माने। अगर दोनों सदनों से ये पारित मान लिया जाता है, देन दिस विल सेंड टू द प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट के साइन के लिए भेजा जाता है। प्रेसिडेंट भी इस पर अपने रिकमेंडेशन देकर इसे वापस भी भेज सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह भी ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसे रखकर अपने सुझावों से वापस भेज सकता है। अगर उसके सुझाव एक्सेप्ट किए जाए या ना एक्सेप्ट किए जाए और फिर दोनों सदनों के द्वारा एक पारित कर दिया जाए, तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन करने ही पड़ते हैं। देन ए बिल बिकम अ लॉ, और तब एक बिल लॉ बन जाता है। दूसरी सिचुएशन आती है आपके मनी बिल की बात करें हम, तो मनी बिल सिर्फ ओनली लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और राज्यसभा सिर्फ इसे 14 डेज के लिए अपने पास में रख सकती है। अगर 14 डेज में अपने रिकमेंडेशन सुझाव के साथ अगर उसे नहीं भेजती है तो भी वो राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। देन इट सेंड टू द, किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, एंड प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते ही वो बिल क्या बन जाता है, लॉ बन जाता है। इस पे बेटा आपका पूरा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इस लॉ मेकिंग पे है। सो आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टूड अबाउट दिस टॉपिक, और आपका यह चैप्टर फिनिश हो गया है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो वी विल start a new lesson. Till then, have a good day children.